स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दाब के बारे में और आज का वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में होगा। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या हैं। दूसरे हिस्से में हम लोग देखेंगे कि इसके फिजिकल एप्लीकेशन क्या है, कि भाई अपने को दैनिक जीवन में दाब का क्या महत्व है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। और जो तीसरा हिस्सा है उसमें हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे और इस तरह से वीडियो को पूरा करेंगे। तो आ जाइए। अब दाब को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ा थ्रस्ट को, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रणोद हिंदी में। वैसे जो थ्रस्ट टर्म है ये और भी जो हवाई जहाज कैसे उड़ता है उसमें बैलेंस के लिए या उसको अपलिफ्ट देने के लिए, मतलब और भी इसका कुछ मतलब होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ही सरल सा मतलब है कि प्रणोद क्या है। कोई भी बल है अगर वो किसी सतह पर लग रहा है, कब? जब वो अभिलंबवत है, तो उसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट या प्रणोद। आप कुछ भी सोच लीजिए, जैसे हम एक कील लेकर के उसको दीवार में ठोक रहे हैं, तो ये दीवार की सतह है और ये कील के अंदर जाने की दिशा है। तो ये जो उस पर बल लग रहा है वो दोस्तों कितना है, या उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रणोद। हमने उसको रखा है, बस हमें क्या देखना है कि बल और उस सतह के बीच में जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उस बल को ही हमने नाम दे दिया प्रणोद। और इसी टर्म को हम लोग यूज कर रहे हैं दाब को या प्रेशर को समझाने के लिए। तो दाब की जो हम परिभाषा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इकाई क्षेत्र में जो लगने वाला प्रणोद है वही क्या है? दाब। यदि दाब को हम P से लिखते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये असल में क्या है, ये असल में प्रणोद है, और प्रणोद असल में क्या है? बल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये प्रणोद असल में क्या है? बल है। और दाब में कह रहे हैं कि प्रणोद है और प्रणोद असल में बल है, तो हमने यहां लिख दिया बल। तो P बराबर F। अब हम क्या कह रहे हैं कि इकाई क्षेत्र पर लगने वाला, और इकाई क्षेत्र में आपको पिछले वीडियोस में बहुत बार समझा चुका हूं कि हमें यह देखना है कि बल लग रहा है, बल भी कैसा? लंबवत दिशा में, जिसको हमने प्रणोद बोला। लेकिन हम बस ये क्या देखना चाह रहे हैं कि यार एक क्षेत्रफल पर कितना लग रहा है। इसका मतलब आप सोचो कि मान लो कि एक जेसीबी है या कुछ भी बड़ा मशीन, वो इस दीवार को धक्का मार के पूरी दीवार को गिराने की कोशिश कर रही है, ऐसा मान लो। तो हमें ये देखना है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर का यहां पर एक डब्बा है, हालांकि ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा ही बना है, ये इसका क्षेत्रफल है। तो इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, एरिया जब निकालेंगे, तो वो कितना आएगा? 1 × 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस पर देखा तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर जो बल लग रहा है, जो प्रणोद लग रहा है, वही क्या है दोस्तों? दाब है। अब ये निकालेंगे कैसे? असल जीवन में हम ये कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जितना भी प्रणोद उस दिशा में लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसको डिवाइड कर देते हैं एरिया से। हमेशा की तरह से जैसे आपको कह रखा है कि भाई साहब बहुत सारी चॉकलेट्स का प्राइस बता दिया आपको, कि बोला भाई साहब वो है ना 480 रुपए की 15 चॉकलेट्स आई थी, 15 चॉकलेट्स। तो एक चॉकलेट कितने की होगी? तो आपने क्या किया? सारी चॉकलेट्स का उसमें डिवाइड दे दिया, जैसा कि हम समझते आए हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दाब है ये असल में दोस्तों 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये निर्भर करता है बल पर, और जो दूसरा है ये निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। अगर अलग अलग हम इसे देखना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि यदि जो प्रणोद है, जो थ्रस्ट है, वो ज्यादा होगा तो दाब भी ज्यादा होगा। या हम ये कह सकते हैं कि यदि जो क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होगा तो जो दाब है वो उतना ही कम होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसको समझें कैसे? आ जाइए, वो मैं आपको बताता हूं। ये गुब्बारा और ये कील है मेरे पास, सिंपल। तो देखिए अगर मैं ऐसा करूं तो लेकिन अगर यही चीज मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाऊं कि वही गुब्बारा मैंने फुलाया और इतनी सारी कीलें मैंने यहां पर इस तरह से लगा दी, और जब मैं उसको मार रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। उसको फोड़ने के लिए तो मेरे को उसको बहुत अच्छा खासा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, और वो भी मतलब अब आर पार ही दिख रहा है जब जाकर के वो फूटता है। तो अब इस चीज को समझें कैसे एक्सप्लेन करें? या मान लीजिए कि हम क्या करें,
एक ऑल पिल लें और उस पर मान लीजिए 100 न्यूटन का ऐसे हाथ पे रखें और 100 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगा दें, तो वो आर पार हो जाएगी। लेकिन हम अगर उसी जगह क्या करें, जैसे कि ये मार्कर है, इसको यहाँ रख दे 100 न्यूटन और 100 क्या 200 न्यूटन लगा दे, तो भी ये आर पार नहीं निकलेगी। तो इस चीज़ को समझें कैसे? इस चीज़ को बहुत सिंपल हम इस कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं कि क्या हमारा बल तो यहाँ पर हो सकता है कि समान ही है, जो मैं उस बलून पर लगा रहा हूँ पहले केस में और दूसरे केस में, बल तो मान लीजिए हम उतना ही लगा रहे हैं। तो अभी इससे नहीं चर्चा कर रहे, हम सिर्फ इससे बता रहे हैं कि जब एक कील थी हाथ में और गुब्बारा उस पर मारा अपन ने, तो क्या था कि उसका जो कील का आगे का नुकीला क्षेत्रफल था, एरिया था, वो बहुत कम था। तो जब क्षेत्रफल बहुत कम होगा, क्षेत्रफल बहुत ही कम होगा दोस्तों, तो जो दाब है वो बहुत ही ज्यादा होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और उसी तरह से जब दूसरी बार बहुत सारी कीलें थी, दरअसल उसमें मैंने 40 कीलें लगाई थी, तो 40 जब कीलें हो गई थी तो जो क्षेत्रफल था वो 40 गुना हो गया था। यदि मान लीजिए पहले क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो अब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आप सोचिए, यदि 40 का भाग लगेगा 1 में, तो वो संख्या बहुत छोटी हो जाएगी। इसका मतलब दाब जो था वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए वो बलून वहां फूट नहीं रहा था। इसीलिए आप टीवी में काफी बार देखते होंगे, अलग अलग जो खतरों के खिलाड़ी जैसे वो नाटक आते हैं, उनमें क्या दिखाते हैं हमें कि उनको वो पुशअप्स या सिटअप्स जो भी कहते हैं वो लगाने पड़ते हैं। और कब? जब वो एक कीलों की ऐसे उस पर पलंग पर लेटे पड़े होते हैं। तो अब आप सोच करके देखिए, क्योंकि जो दाब है वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कीलें बहुत सारी हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। वही बड़ी बात कब होती? जब उनको कहते एक ही कील है भैया, इस पर खड़ा होकर दिखा दे तो वो कील अंदर ही घुस जाएगी उसके। तो मेरे को उम्मीद है ये बात यहां तक आपको समझ आई। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताता हूं। सबसे पहला बहुत जो दिलचस्प उदाहरण है वो है रेलवे की जो ट्रैक्स हैं, पटरियां हैं उनका। अब रेलवे के ट्रैक्स के बीच में हमने देखा है कि लकड़ी के पाटे होते हैं पहले जो होते थे, या फिर वो अब सीमेंट के होते हैं, और वो बहुत सारे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। उसका कारण ये है कि वो क्या करेंगे, क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। और क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अभी अभी हमने समझा, तो जो दाब है, जो प्रेशर है पटरी पर, वो बहुत कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो इतनी भारी ट्रेन है ना, उसका जो बल लग रहा है नीचे की तरफ, वो पूरा का पूरा फैल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो जो पटरी है पतली सी, वो धंसेगी नहीं नीचे। और उसी तरह से दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारे स्कूल बैग्स का, कि हमारे स्कूल बैग का जो ये जो स्ट्रैप होता है इधर, जिसको हम पहनते हैं, वो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा तो उतना ही एरिया ज़्यादा होने के कारण जो फोर्स उस पर लगेगा वो कम होगा, मतलब हमारे को दर्द कम होगा। अगर पतला है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैप, तो वो चुभेगा हमारे कंधे पर, या हाथ में भी अगर ऐसे बैग को हम लोग लेंगे तो वो चुभेगा। तो अगली बार जब भी आप बैग वगैरह कुछ लेने जाते हो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। जो तीसरा एग्जाम्पल है वो आप सोचो कि जो एक चाकू है या एक तलवार है, अगर वो बहुत ज़्यादा धार वाली एकदम पतली है, उसका एरिया एकदम कम है, तो आराम से उससे चीज़ें कटेंगी। लेकिन अगर वही उसका जो एज है वो ब्लंट है मतलब मोटी है ना, तो उसको हमें वो जो धार करने वाले आते हैं उससे धार करवानी पड़ती है, उससे चीज़ों को काटने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके अलावा इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो एप्लीकेशन वो इस तरह से है कि हाइड्रोलिक्स में जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे जो लिक्विड है या जो हवा है, उनमें भी जो प्रेशर का कंसेप्ट है वो लगता है। तो जो आपने देखा होगा कार्स के शोरूम्स वगैरह में गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर वो ऊपर तक जाती है धीरे 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 करके ऐसे, तो वहाँ पे भी हाइड्रोलिक्स का जो कंसेप्ट है, वहाँ पर भी प्रेशर का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा और जो बहुत रोचक बात है वो ये है कि आप सोच करके देखिए कि हमारे शरीर के अंदर प्रेशर है, हमारे शरीर के अंदर से भी तो प्रेशर लग रहा है, हवा है हमारे शरीर के अंदर, बल लग ही रहा है ना, रक्त भी बह रहा है और इस तरह से। और अगर हम इस शरीर के साथ बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चले जाएं, तो अंतरिक्ष में बाहर से तो हवा है ही नहीं, तो हमारे अंदर की हवा बाहर आने की कोशिश करेगी, मतलब ऐसे धक्का मारेगी बॉडी को। तो इसीलिए भी स्पेस सूट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हमारे सर पर बहुत ज़्यादा हवा है, कितने किलोमीटर्स तक हवा है ही हमारे। और आपको पता है कि गैस का भी जो है वो एक मैटर है और उसका भी द्रव्यमान होता है, मास होता है।
तो क्योंकि उसका मास है और पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं हम सब के ऊपर एक बल लगा रही है। अब वही बात थी ना कि सबके ऊपर का बल तो कैसे निकालते हैं, तो इसीलिए हमने निकालने की क्या सूझ लगाई कि दाब निकाल लेते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर कितना जो उसका थ्रस्ट लग रहा है हवा के कारण, वो निकाल लेते हैं। तो इतना ज्यादा मैं आपको एक अंदाजन बताने की कोशिश करता हूं। यदि मान लीजिए 1 मीटर की वर्गाकार हमारे पास एक डेस्क है, एक टेबल है ऐसे, तो उस पर ऊपर से जो आने वाली हवा है वो इतना ज्यादा बल लगा रही है कि मान लीजिए एक हाथी के बच्चे को हमने उस पर बैठा दिया हो, या 2-3 ऐसे कार खड़ी कर दी हो उसके ऊपर हमने, इतना ज्यादा प्रेशर इवन हमारे दिमाग पर भी ऊपर से इतना ज्यादा जो है दाब लग रहा है। तो फिर आप सोच रहे होगे कि अच्छा इतना ज्यादा जब लग रहा है तो पिचक क्यों नहीं जाते हम लोग, है ना? तो इसका आंसर ये है कि जितना ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे से भी लग रहा है, उतना इधर से भी लग रहा है, उतना इधर से भी, उतना इधर से भी, उतना इधर से भी, और यहां तक कि हमारे शरीर में भी देखा जाए तो अंदर जो गैस है, जो वायु है, ये वही वायु तो है, तो वो अंदर से भी लग रहा है, वही टेबल पर ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, इधर से भी, हर जगह से लग रहा है, इसीलिए वो एक ही जगह पर स्थिर है। तो अब अगर इंटरेस्ट पैदा हो गया हो तो आ जाइए 4-5 क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमने देखा दाब का जो सूत्र है वो तो दरअसल में F/A है। इसकी हम एक बार इकाई समझें तो जो बल है उसकी जो मानक इकाई है दोस्तों वो है न्यूटन, और जो क्षेत्रफल है उसकी मानक इकाई हमें पता है होती है मीटर स्क्वायर, स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल इकाइयां हैं। तो दाब की इकाई भी हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम ना बड़े आलसी लोग हैं, तो हमने कहा इतना बड़ा बड़ा बार बार कौन ही बोलेगा, और हम साइंटिस्ट लोगों को भूले ना, इसीलिए इसको भी हमने एक और नाम दे दिया। मतलब हमने कह दिया कि 1 न्यूटन जो मीटर स्क्वायर है वो दरअसल में 1 पास्कल के बराबर होगा। पास्कल कौन है? ब्लेज पास्कल नाम के एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हुए हैं, तो उनके नाम पर हमने इसको, तो पास्कल लिख लीजिए या आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहां देखिए प्रश्न में हमको कह रहा है एक 100 न्यूटन का बल है और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लग रहा है। मतलब इसने बोल दिया ना अभिलंबवत है, तो वो जो बल है वही प्रणोद है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो ये कह रहा है आप उस वक्त प्रणोद बता दीजिए कितना होगा और दाब बता दीजिए कितना होगा। तो हमने कहा यार भैया मजाक कर रहे हो का, कि भाई प्रणोद जो है जिसको हम थ्रस्ट भी बोलते हैं वो तो साफ साफ हमें दिख ही रहा है कितना है, वो तो F के ही बराबर है यहाँ पर, और क्योंकि वो अभिलंबवत है तो वो तो 100 का 100 न्यूटन है। तो एक तो उत्तर ये आ ही गया हमारे पास। दूसरा हमें जो दाब है, जो प्रेशर निकाल करके बताना है, उसके लिए हम सीधा सूत्र लगा रहे हैं। तो F तो है यहाँ पर 100 न्यूटन बटे, अगर नीचे देखें हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं पर ना काफी जने चूक कर जाते हैं। चूक क्या कर रहे हैं? हमें क्षेत्रफल दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए तो मीटर स्क्वायर में ना, मानक तो मीटर स्क्वायर है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। और ये जो परिवर्तन है मानों का, इसमें विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो देखो मैं इसका एक सरल तरीका आपको बताता हूं। आप पहले तो एक बार ये समझें कि क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको क्या मैं गुणा 1 लिख सकता हूं? तो आपको कोई आपत्ति उससे नहीं होनी चाहिए। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, फिर तो मुझे उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने बस ये डब्बा बनाया, भी आपको समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं हमें ये पता है कि 1 मीटर जो है दोस्तों वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये भी अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरह से याद रखिए कि जब साड़ी की दुकान पे साड़ी खरीदने या कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो मीटर में कपड़े की बात करते हैं, और कपड़े को जब नापने की बात होती है तो उनके पास एक टेबल होता है, उस पर वो खींच करके ऐसे निशान लगा के रखते हैं कि 1 मीटर इतना है, या वो ऐसे हाथ से नाप लेते हैं। तो अगर इतना है लगभग 1 मीटर, तो आप खुद सोच लीजिए हमारी एक स्केल 15 सेंटीमीटर की है, तो 15 15 15 15 15 15 करके तो वो लगभग 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं वर्ग की, स्क्वायर की। तो आप क्या कीजिए, इस पूरी पंक्ति का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए पूरा, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। तो इधर तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, मीटर का जब आप वर्ग करोगे तो मीटर स्क्वायर मिलेगा। यहां पर जब आप 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 × 100 करना पड़ेगा, और दोस्तों वो होता है 10,000, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही चूक होती है,
समझ रहे हो, 100 इंटू 100 करके यही गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। लेकिन हमें असल में क्या पता करना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर है, मतलब हमें उल्टा काम करना है यहां पर। तो मैं सरलता से बस यहां क्या कर रहा हूं कि यहां तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूं और इसको मैं यहां भाग में भेज रहा हूं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से मिल जाएगा मुझे 10 की घात 4 और यहां पर है मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इसको बस मैंने ऊपर भेज दिया है, 10 की घात -4 हो गया और इसको मैंने लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिख दिया है, बस इतनी सी बात। तो हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर असल में कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो बड़ा सरल है। अब आप देखिए इसी समीकरण में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर मैं ये मान जो है वो रख सकता हूं, तो मेरे पास जो मान है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो देखिए जब ये मान मैं यहां ले जाता हूं तो हमें देखने को मिलता है 10 गुणा ये है 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, और इसको आप हल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। बड़ा सरल था। अब हम ये मान यहां पर ला करके बड़ी सरलता से रख सकते हैं। ये है हमारे पास 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए अब ये -3 है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर देखा जाए तो ऑलरेडी 2 जीरो है, मतलब 2 घात है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग अंततः लिख सकते हैं दोस्तों 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5 पास्कल। तो दोस्तों ये है हमारा अंतिम उत्तर। अब मुझे उम्मीद है ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया हो। अब मान लीजिए कि एक हाथी है और वो करतब दिखा रहा है और वो हाथी एक पैर पे खड़ा है। अब कैसे खड़ा है यार, वो आप ही दिमाग लगाओ। अब हाथी का जो भार है वो है 50,000 न्यूटन, है ना, फोर्स हमें दे दिया उसने, और क्योंकि वो ऐसे खड़ा है तो वो अभिलंबवती खड़ा है, मतलब वो प्रणोद ही लगा रहा है नीचे, है ना, इतना। अब कह रहा है एक पैर पर खड़ा है जिसका क्षेत्रफल, उसके पैर के एक पैर का क्षेत्रफल है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जमीन पर लगने वाला दाब कितना होगा आप ये बता दो। सीधा इसने पूछा है कि ज्यादा आप कुछ करो मत, बस P का सूत्र लगा दो F/A। तो F हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर 50,000 न्यूटन। डरना नहीं है बड़े बड़े नंबर देख करके। और नीचे कह रहा है हमारे पास क्षेत्रफल में, फिर देखो गड़बड़ है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, लेकिन हमको अब तो पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ये 10 की घात 3 तो है ही। मैं इसको पूरा यूं ही लिख देता हूं कि 1000 तो लिख ही दिया मैंने, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं 10 की घात -4, तो ये हो जाएगा गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। डरना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 3 जीरोस तो आप मान लीजिए कि यूं ही काट दिए हमने, बड़ा सरल है। और फिर क्या किया कि 50 बटे यहाँ देखने को मिल रहा है 10 की घात -4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बचा है हमारे पास। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर जो 50 है और नीचे है हमारे पास 10 की घात, ये ऊपर आकर के हो जाएगा 210 की घात 4 प्लस में, और ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर इसको हम हल करके लिखें ये हो जाएगा दोस्तों 5 लाख न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यार इतने बड़े बड़े आंसर देख करके दिमाग का दही हो जाता है। तो ये भी बड़ा सरल था। अब हम 2 क्वेश्चंस और देख रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ना आपको हंसा के उल्टा करने वाला है। ये कह रहा है कि एक महिला है जिसका जो भार है वो 500 न्यूटन है। अब 500 किलो नहीं बोल रहे हैं अपन, है ना, समझ लेना इस बात को, पहले समझ चुके हो तुम। 500 मतलब इसमें अगर आप इसका मास निकालोगे, द्रव्यमान, तो F/A हो जाएगा, और A अगर मान लो 10 लेते हैं तो मतलब ये कह रहा है कि 50 किलो का महिला भार है। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता ही है ना। तो कह रहा है महिला एक पैर पर खड़ी है और हाई हील पहन करके खड़ी है। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को तुमको। अब वो एक पैर पे भी खड़ी है और हाई हील पहन के भी खड़ी है, अब कैसे मेरे को नहीं पता। अब यहाँ देखो, अब जिसका क्षेत्रफल, उसकी हाई हील का क्षेत्रफल है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इतना ही होगा, और इतना सा ही तो है। अब कह रहा है दाब ज्ञात करो, तो हमने कहा यार ये तो बहुत सिंपल है, P बराबर F/A कर लेंगे अपन। तो ये F/A आ गया। F है हमारे पास 500 न्यूटन, सीधा सीधा दे रखा है इसने। क्षेत्रफल फिर से इसने गड़बड़ कर दी, लेकिन हमने कैलकुलेट कर रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो दरअसल कितना होता है, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 500 गुणा 10 की घात, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 10 की घात +4, और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर
स्क्वायर, और इसको अगर आप थोड़ा सा और हल करके लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और दोस्तों ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको आप पास्कल में भी लिख सकते हो। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि ये कितना है दोस्तों, 50 लाख पास्कल। और ये जो हाथी हमारे भैया जी जो खड़े थे अपने एक पैर पे, इनका जो दाब लग रहा था पृथ्वी पर वो कितना था, 5 लाख न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ 5 जीरो हैं और वहां 6 जीरो हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये महिला की हील इतना ज्यादा दाब लगा रही है पृथ्वी पर, जबकि हाथी की हील, मतलब हाथी का पैर भी इतना दाब नहीं लगा रहा है। तो ये दाब का कंसेप्ट है। इसीलिए क्या होता है, जब हम है ना बहुत देर खड़े नहीं रह सकते। क्या कारण है उसके पीछे, कि अगर बहुत देर खड़े रहेंगे तो हमारा जो पैर है उसका क्षेत्रफल तो कम ही है, तो हमारा पूरा भार जो है वो उसी पर, तो दाब वहीं से लग रहा है पूरा का पूरा। लेकिन हम लेट जाते हैं तो जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, तो जो हमारा भार है ना वो उस पर विभाजित हो जाता है पूरे क्षेत्रफल पर। इसीलिए हम अगर ढीली मिट्टी में खड़े होते हैं तो पैर धंसते हैं, लेकिन लेट जाते हैं तो हम नहीं धंसते उसके अंदर। और इसीलिए रेगिस्तान में हमारे पैर, क्योंकि उनका क्षेत्रफल कम है, धंस जाते हैं, लेकिन ऊंट के जो पैर हैं वो नहीं धंसते हैं। तो ये बड़े सिंपल सी बातें हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक लकड़ी का गुटका है और इसका जो द्रव्यमान है वो 5 किलो है। अब देखो इसने बल नहीं दे रखा है, इस बार इसने द्रव्यमान दे रखा है। कह रहा है इसकी विमाएं जो है, साइड्स जो है वो एक 40 सेंटीमीटर की है, एक 20 सेंटीमीटर की है, और एक जो है मान लीजिए वो है 10 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है इस गुटके द्वारा मेज पर लगाए जाने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। कब, जब हमें 2 स्थितियां दे रखी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक स्थिति ए है और एक है बी। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा है, उसको एक बार हमने ऐसे लंबा खड़ा करके रखा हुआ है, एक बार उसको सुला करके रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये वाली जो उसकी विमा है वो है 10 सेंटीमीटर, और ये वाली जो विमा है दोस्तों वो है 10 सेंटीमीटर, ये 20 और ये 10। कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं ना घर पे कि अच्छा वो रूम का साइज क्या है, तो बोलता है यार वो 10 बाय 15 का है ना। तो ये जो गुणा है ना, इसको दरअसल हम सामान्य भाषा में इस तरह से पढ़ते हैं कि 10 बाय 15 का है। तो 10 बाय 15 कहने का क्या मतलब है कि उसकी लंबाई रूम कितनी है और जो चौड़ाई है वो इतनी है। अब वो जो इकाई कौन सी काम में लेते हैं वो डिपेंड करता है, वो मीटर तो नहीं लेते हैं ना, वो लोग फीट दरअसल काम में लेना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि लेकिन इस बार तो यूं सुलाया उसको, तो वो कह रहा है मान लीजिए कि 40 वाला है सेंटीमीटर ये भुजा, और ये वाली जो भुजा है जिस पर जो दूसरी पर सो रहा है वो है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो बदल गया, तो दोनों ही केसेस में दाब भी बदल जाएगा, तो वही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो ए केस के लिए हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं दाब को। तो ये है हमारे पास F बटा A। फिर से F के लिए यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग बात देखनी है कि हमें F दे नहीं रखा है, तो हम लगा लेंगे M गुणा G। G जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और जो क्षेत्रफल है वो हम यहाँ निकालेंगे। तो दोस्तों वो हो जाएगा 10 गुणा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखते हैं, आ जाइए हम 10 गुणा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप समझिए क्षेत्रफल क्या है, जो नीचे जितना भी सतह से टच कर रहा है ना जगह, वही क्षेत्रफल है हमारे लिए अभी। तो वो क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है, आयत का क्षेत्रफल। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे नीचे से खोल करके, तो ये है तो एक आयताकार बक्सा है ना, जिसमें एक साइड जो है 20 सेंटीमीटर है, एक साइड जो है 10 है। तो ये क्षेत्रफल गुणा करके हमने आयत का निकाल लिया, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो यह है 5 किलोग्राम गुणा जी जो है दोस्तों वो है हमारा 10 क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि पूरा मिलकर के न्यूटन बन जाता है, हमें याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि आप इसको यूं लिखें तो ऊपर हमें मिलेगा 50 न्यूटन और नीचे है हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब वही झगड़े वाली बात हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर हमें चाहिए नहीं, कि वो होता है 50 न्यूटन बटा 200 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों बचेगा हमारे पास 1/4, 5 से एक बार, और ये हो जाएगा 10 की घात दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर हम और हल कर दें, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 100 × 100/4, और जब 4 का भाग हम 100 में देते हैं दोस्तों 25 आता है हमारे पास में,
तो 2500 ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक उत्तर हमारे पास में, जो कि बड़ा सरल है। और जो दूसरी स्थिति है दोस्तों बी, उसमें हमें क्या करना है कि F तो है हमारा, वो वही रहेगा 5 × 10, तो इसको तो पूरा कैलकुलेट ना करके हम सीधा लिख देते हैं P2 कह करके कि ये तो है 50 न्यूटन। बात रही क्षेत्रफल की जो यहाँ बदल रहा है, क्योंकि मास तो उसका, द्रव्यमान तो उतना ही है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी उतना ही है, तो वो तो बदलेगा नहीं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं दोस्तों 50 न्यूटन बटे 40 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी 50 न्यूटन बटा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह जल्दी बोल दो यार, अब तक तो याद ही हो गया होगा तुमको, 800 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हमारे पास बचेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बस अंत चरण पर हैं हम लोग इस प्रश्न के, और ये इस तरह से करके 5 का भाग जब हम 80 में देंगे तो दोस्तों हमारे पास बचेगा और 16 पंजे 80 होता है, और साथ ही साथ ये ऊपर है हमारे पास 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये थोड़ा अजीब है, यूं कर लेते हैं 100 × 100 लिख लेते हैं इसको वापस से, और इसमें 16 का भाग लगा देते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 625 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक और उत्तर आ गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है बड़ा सरल से क्वेश्चन से आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और शेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए हम सच में कुछ करना चाहते हैं और करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे और वीडियोज़ में।